जो भी हो, कुंभ में हो या कहीं पे भी हो, कुंभ में जैसे आप लोगों ने कहा, तो अब आप समझो, मिथुन का मतलब कौन सा महीना होता है? वैशाख मतलब होता है आपका एरीस। 14 अप्रैल को आता है ना, एरीस में, यानी हम्म। 14 अप्रैल से लेके 14 मई तक, एक महीना, अप्रैल टू मई, वैशाख महीना। उसके बाद आता है जेठ महीना। अगर सूर्य की गति पे अगर हम पूरा महीना देखें तो, चंद्र की गति पे नहीं देख रहे हैं, यानी वैशाख का 1 तारीख अप्रैल का 14 तारीख होता है, तो इस तरह से गिन लेना, जोड़ लेना। वैशाख गर्मी का महीना, उसके बाद जेठ, उसके बाद आषाढ़। मिथुन राशि, मेष वृष मिथुन, आषाढ़ महीना। आर्द्रा, जैसे स्टार्ट होता है, सीजन शुरू हो जाता है खेती का, जितना धान की जो बुआई होती है ना, या उसकी रोपाई होती है, वो आषाढ़ महीना में। चीज को समझो। उसके बाद तुला, तुला मतलब छठा महीना, वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन। पैदावारी किस चीज का होता है? जितनी दाल दलहन की जो खेतियां होती है, उड़द से लेके ईच एंड एवरीथिंग, पैदावारी स्टार्ट हो गया। 11वां महीना कुंभ, यानी पौष और माघ का महीना, माघ का महीना। मैं अकॉर्डिंग टू सूर्य की गति बता रहा हूं। सूर्य 14 अप्रैल को वैशाख का 1 तारीख होता है, मैं उस दृष्टि से देख रहा हूं। ठीक। जो भारत के बहुत सारी जगह पे ये महीना चलता है, सूर्य की गति के अनुसार। सूर्य 30 डिग्री में, अगर संक्रांति है, संक्रांति, संक्रांति सूर्य की गति, सूर्य जिस दिन राशि क्रॉस करके ढुकता है, उसी दिन महीना का संक्रांति होता है। जैसे मान लो, अगर 30 डिग्री, वैशाख जेठ महीना और आषाढ़ महीना थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होता है मतलब सूर्य की गति 1 या 2 दिन संक्रांति, जैसे कभी 31 तारीख हो सकता है, या कभी 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 32 तारीख भी हो सकता है। ठीक है। माघ महीना देखो, फिर कौन सा फसल पैदावार होता है दोबारा, जो पहले वाला हम बचपन में देखते थे, बहुत सारा खरीफ फसल वहां पे उस समय लगाया जाता था। तो राहु की नक्षत्र जब जहां जहां आता है, उस समय सूर्य जब जब आते हैं, तो फिर पैदावारी स्टार्ट हो जाता है। केतु तो उसके 180 डिग्री पे, नक्षत्र भी 180 डिग्री पे, यानी जिस समय राहु मिथुन में आएंगे, सप्तम भाव के बाद केतु आएंगे, या जिस समय मकर में, कुंभ में राहु आएंगे, उसके सप्तम में आएंगे केतु।
केतु को समझो। कुंभ मतलब 11th हाउस। समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। केतु हमेशा वक्र गति पे चलते हैं, राहु हमेशा वक्र गति पे चलते हैं, इसलिए माथा खराब नहीं करना है। इसलिए हम इस तरीके से समझेंगे। अनुज क्या बोला, यहाँ पे है ना, कुंभ में है ना, अ, हाँ सर, कुंभ में सर। कुंभ में शत्रु ना, तो यहां अगर राहु आए तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ केतु आएंगे। यहाँ केतु, ये आपका कौन सा महीना है, माघ की महीना। ये महीना अकॉर्डिंग टू सूर्य माह इसको बोलते हैं माघ की महीना। ठीक है, तो अब समझते हैं उस समय केतु क्या करता होगा। माघ की महीना मतलब जहां पे वो, अरे यार क्या बोलते हैं उसको, वासंती पूजा होता है ना, विक्रम हाँ सर। संवत्सर, है ना, जी सर। साल की शुरुआत में। उस समय तो साल की शुरुआत पहले होता था ना, अभी तो नहीं होता है। अभी तो नहीं होता है, नहीं माना जाता है उसको। बट पहले क्षेत्रपात यहीं पे होता था। आजकल तो क्षेत्रपात अश्विनी में होना स्टार्ट हो गया, है ना, विषुपात जिसको बोलते हैं। यहाँ देखो हेतु कहाँ पे है, आपके पूर्व जन्म की कृतियों को साथ लेके आया, पैदा होने वाला व्यक्ति से सबसे पहला मुलाकात करवाता है। यहाँ कुछ पैदा हुआ, उससे पैदा कराने के लिए वो पीछे जन्म की जितने प्रारब्ध है वो सारा साथ लाके पंचम भाव में रख दे। अनुज अगला कौन सा है, राहु यहाँ है ना, हाँ सर, 7 तुला में। यहाँ है ना, कहाँ चला गया केतु। मेष। अब देखो केतु मेष के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ उस समय कौन सा भाव चलता है, कौन सा महीना है ये, ये होगा जी सर। वैशाख जेठ सही, अक्टूबर आषाढ़ से अक्टूबर से सावन नवंबर का। सावन। नहीं नहीं, हम अंग्रेजी ग्रेगोरियन अभी नहीं समझ रहे, हम अच्छा। भारतीय को समझ रहे। वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विन कार्तिक महीना, जो आपका पहला फसल आप जहां से काटना स्टार्ट कर देते हो, जो आपने पहले जो धान वगैरह जिसका बुआई ये रोपाई किया था, वो धान यहाँ पे काटने का शुरुआत हो जाता है, काटना शुरू हो जाता है। इसी समय के आसपास में देखना दुर्गा पूजा वगैरह सारा कुछ होता है, नवान्न जो भी है सब इसी समय पे होता है। बाकी होता है इस जगह पे मकर में। यहां देखो केतु अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु यहाँ पे चर राशि पे जैसे पहुंच गया, केतु को कंफर्ट फील नहीं होता। उसके बाद राहु यहाँ मिथुन में, इसके बिल्कुल सप्तम में केतु होगा,
यानी केतु उस समय कहाँ होगा? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे केतु होगा। हाँ। देखो कंफर्ट फील करता है केतु। कालपुरुष कुंडली का कौन सा भाव है? 9th। 9। केतु को क्या बोला जाता है? कुजवत केतु। कुछ कौन है? मंगल। तो अगर एरीस राशि में केतु होता तो कुजवत केतु होता, तो एरीस में तो उसको कंफर्ट फील होना चाहिए था। एम आई राइट और नॉट? यस सर। लेकिन एरीस राशि में केतु कंफर्ट फील नहीं करता है। बिल्कुल नहीं करता। चलो थोड़ा सा कागज कलम निकालो आप लोग, मैं थोड़ा बता देता हूं केतु कहाँ कहाँ पे केतु कंफर्ट फील करता है अपने आप में। केतु धनु में कंफर्ट फील करता है। धनु में उच्च का होता है केतु। वो मीन राशि का निर्देशक जब जब बनता है, वो नियंत्रण करने वाला, कंडक्टर, चलाने वाला, मतलब मीन में वो कंफर्ट फील करता है। पहला धनु, दूसरा मीन। केतु वहां पे कंफर्ट फील करता है। मेष के लिए बहुत हानिकारक है। मेष के लिए केतु बहुत हानिकारक है। केतु मिथुन में गिरने वाला होता है, पतनशील बोला गया उसको, गिरने वाला। तो यहां पे भी वो कंफर्ट फील नहीं करता। मिथुन में भी अगर इसको मैं 1 मान लू तो ये कालपुरुष कुंडली के हिसाब से ये कुंडली मैंने लगाया है। तो 1 2 3, यहाँ पे ना वो गिरने वाला महसूस करता है, बिल्कुल कंफर्ट नहीं पाता वो। कन्या में केतु जब यहां पे पहुंचता है तो केतु जो है ना नॉर्मल रहता है, एकदम क्वाइट नॉर्मल। केतु का ना वहां कुछ करने का बनता है, ना कुछ कहने को मन करता है, ना वो हानिकारक है ना वो लाभप्रद है। ये केतु की परिभाषा है। वो क्यों? जब कन्या में केतु रहेगा, राहु कहाँ होते हैं? बताओ कोई। सर सप्तम भाव 9th के में। दूर जी सर। कहाँ पे होंगे? यहाँ पे। 9th में सर। अरे 9th में कहाँ से हो? सर अगर केतु मिथुन में है सर। केतु यहाँ है, छठा अच्छा भाव में। ठीक है। तो राहु यहाँ होगा ना? अच्छा ठीक होगा या नहीं? है। हाँ सर, मैं है, थोड़ा बिल्कुल होगा सर। कंफ्यूज हो रहा था सर। मैं कुछ और समझ रहा था सर। नहीं नहीं नहीं, अगर केतु यहाँ है तो हाँ राहु सर, वो तो कहाँ ठीक होंगे? है। यहाँ होंगे। 12th में सर। अब मीन राशि का राहु, जानते हो इसको क्या बोला गया है? नहीं सर। अगर मैं ऐसे नॉर्मली बोल दूं, जैसे कि राहु के बारे में
नेक्स्ट मैं पिछले दिन मैं क्लास में जब बोल रहा था कि 1 से लेके 6 तक वो अच्छा होता है। हाँ सर, मेष से लेकर कन्या तक। 1 से लेके 6 तक मतलब मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या अच्छा होता है, बाकी में अच्छा नहीं होता। ठीक है, यहां पे ये बोला गया है मीन में वो हानिकारक है। केतु यहां बहुत नॉर्मल है, राहु यहां हानिकारक। अब मुझे बताओ तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या कहना चाहते हैं? अगर एनालिसिस करते हैं इसको, डिकोड करते हैं इस सूत्र को, इसमें कहने की इच्छा क्या है पराशर जी का? वो क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे मैंने बोला यहां केतु पतनशील होता है, यहां केतु नीचे की ओर गिरने वाला होता है, जबकि इसका उल्टा राहु वहां पे अच्छा होता है। बाकी जो 6 राशि है ना, तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये 6 के 6 में खराब है, लेकिन फिर भी धनु में राहु उतना खराब नहीं है। बाकी यहां शिक्षक बनता है, गुरु तो नहीं बन सकता, लेकिन शिक्षक बनता है। हाँ, कभी कभी ढोंगी गुरु भी बनाता है, लेकिन ये यहां पे आके नॉर्मल फील करता है। नॉर्मल मतलब, इसका मतलब क्या है? क्या बोलना चाहते हैं पराशर से? उनका कहना इतना ही है, अगर व्यक्ति मानसिक तौर पे बहुत प्रबल होगा तो वो आत्मिक तौर पे गिरने वाला होगा। मेरी बात को प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना, और अगर हो सके तो नोट डाउन करके रखना। किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर दिमाग से प्रखर है, वो सिर्फ दिमाग से सोचता है, और जो हृदय की मन की जो उसके अंदर की जो मतलब अभिव्यक्तियां आती है, वो अभिव्यक्तियों को अगर वो अनदेखा करता है, क्या यार इसका है, अगर अनदेखा करता है वो कोई भी व्यक्ति, तो क्या करता है वो? एक तरफ भागता है, बैलेंस नहीं कर पाता है पूरा ब्रह्मांड की स्थिति को। यानी पराशर जी का कहना है, जैसे केतु का ये वाला भाव बहुत अच्छा है, यहां बैलेंस होता है, नई सृष्टि भी है और पुरानी स्मृतियां भी है। पुरानी स्मृति लेके आप जब नई सृष्टि करते हो, तो फिर आपके अंदर अतीत का जो हानि या लाभ जैसा जो भी जहां पे भी हुआ, उसकी पूरी स्मृति आपके पास है। उसके अनुसार आप नया जब सृजन कर रहे हो कुछ भी, तो आप अकॉर्डिंग टू काम करोगे। लेकिन ऐसी अवस्था में अगर आप काम करते हो जहां एक तरफ आपकी पुरानी स्मृति आपको गिरा रही है,
और दूसरी तरफ आप कुछ नया बनाने की प्रयास कर रहे हो, फिर वहां पे आपको रिस्क फैक्टर काम करने लगता है। आपको सोचना पड़ता है। ऐसी अवस्था में बृहस्पति की आवश्यकता होती है। और बृहस्पति का मतलब क्या है? आपसे जो वयस्क हैं, आपसे जो उम्र में या ज्ञान में या किसी भी चीज में आपसे जो श्रेष्ठ है, उनकी सलाह लेना आवश्यक है। यानी कुंडली में आपके सारे परेशानियों का आंसर भी रहता है। अगर आप कुंडली देखना सीख गए तो आपके कुंडली में ही सारे परेशानी है, और उस परेशानियों का हील करने वाला उसका आंसर भी है। उसके लिए आपको स्टोन की आवश्यकता नहीं होती, पत्थर की जरूरत नहीं है, आपको समझ की जरूरत है। पराशर जी का कहना इतना ही है। तो राहु केतु जब भी पढ़ाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमेशा ये इनकम्प्लीट ही रहेगा, क्योंकि कंप्लीट ज्ञान किसी को हो ही नहीं सकता। शायद पराशर जी को भी नहीं होगा। वो सिर्फ संकेत को पकड़ लिए थे, हमको भी सिर्फ संकेत ही पकड़ना है, संकेत ही पकड़ना है। ऐसी अवस्था में भी आपको दूसरे की मदद की आवश्यकता है। राहु यहां बहुत कंफर्ट में है, लेकिन केतु तो नहीं है ना। तो दोनों का, जब आपका दोनों का पर्पस इस तरह से, माने एकदम कॉम्पैक्ट वेव नहीं मिलेगा, इनके फ्रीक्वेंसीज जब एकदम से पूरी तरह से एक दूसरे का सपोर्टिव नहीं मिलेगा, तो आप लाइफ में राइज नहीं कर पाओगे। आपको क्या चाहिए? उस समय आपसे जो वयोज्येष्ठ हैं, आपसे जो उम्र में, ज्ञान में या किसी भी चीज में आपसे जो श्रेष्ठ, वो आपके पुत्र भी हो सकते हैं। उनका सलाह लेना पड़ेगा। कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है मेरा जो ज्ञान है, मेरी बेटी की ज्ञान उससे कहीं ज्यादा है। हो सकता है हमें उसकी मदद लेना पड़े। यहां पे इसी जगह के लिए ये सप्तम का नोड, उन्होंने छाया ग्रह को इतना महत्व दिया है। विंशोत्तरी दशा सिस्टम में भी जिन्होंने जितना रिसर्च किया है, सब राहु केतु को अधिक से अधिक महत्व दिया है। उसका सिर्फ एक ही कारण, कि आप उसके पोजीशन की संकेत को समझिए, और संकेत को समझ के अपने जीवन के ढांचा को तैयार करिए, ताकि आप एक सक्सेसफुल पर्सन के तौर पे उभर पाए। चलो कुछ और बात बताते हैं। मैं राहु की जो गति देख रहा था, केतु की गति देख रहा था, उसके पोजीशनिंग को देख रहा था, उसको भी समझते हैं। मिथुन, तुला और मकर का
जो सॉरी कुंभ का कंडीशनिंग देख रहा था। आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, इसके इन ग्रहों के मालिक कौन कौन है? अनुज बताओ। इनका आद्रा, स्वाति और आर्द्रा, सर स्वाति और राहु है ना सर शतभिषा। इनका। सर राहु है ना सर इनका तो। हाँ हाँ बिल्कुल राहु सर है। सर बुध हो गया, शुक्र हो गया और शनि राशियों का। जी, तो बुध शुक्र और शनि राशियों का हो गया। जी जी। राशियों का मालिक बता रहे हैं, मतलब अंतरंगता किनके साथ है इनका। तो राहु के इनके साथ अंतरंगता है, जहां पे ये तीनों नक्षत्र पड़े हैं। हाँ सर, तीनों की बढ़िया है सर। तीनों। जी। अब तीनों के अलग अलग कारकत्व को बताओ मुझे। बुध के कारकत्व क्या है? सर बुध का एक तो सर वाणी बुद्धि हो का गया, कारक, तुल्यबलता। बुद्धि नहीं नहीं, हाँ। उतना छोड़ो, हाँ उतना सर। माथा खराब, एक कारक। बुद्धि का कारक हो गया हाँ सर। और शुक्र, सर वैभव शुक्र जो का। है वो वैवाहिक, वैभव का और या शनि सुख जो है। का। वैभव या जी। सुख का। हर तरह का सुख शुक्र से मिलता है। शनि और किसका शनि कर्म कारक का। है? दुख का कारक है। कर्म का। अच्छा, दुख का, ठीक। तो देखो, तीनों जगह पे तीनों नक्षत्र पे परिभ्रमण करते समय, उसके अपनी नक्षत्र के समय परिभ्रमण करते हुए तीनों को तीनों तरह का एहसास होता है उसको, राहु को। मिथुन में जब आप वो परिभ्रमण करता है, मिथुन में किया तो उसका बुद्धि का विकास हुआ। जैसे वो यहां चला गया, उसके बाद क्या हुआ? उसको दुख का सामना करना पड़ता है। फिर यहां आया तो उसको सुख का सामना करना पड़ता है। फिर यहां आता है, फिर उसको बुद्धि मिलता है। वो एक कहावत है ना, भागता चोर का लंगोटिया, लंगोट ही सही। यानी चोर भाग जाने के बाद उसका जो भी मिले वही क्लू है। आपको देख के नहीं लग रहा है ऐसा? इसके अगर सर एक अवस्थान बार को आप देखिए। सर एक बार वापस क्लियर करना। तीनों नक्षत्र, तीनों उसमें सर, मिथुन में, देखो तुला में यहां, और उसमें। यहां बुध है ना। हम्म। बुध बुद्धि का कारक है। हम्म। शनि दुख का कारक है। तो बुद्धि से आप अगर प्रॉपरली काम नहीं करोगे तो आपको क्या मिलेगा? दुख। दुख मिलेगा। यहां आपको कुछ एहसास दे रहे हैं भगवान, जहां से आप सुधर जाओ। वो एक्सपीरियंस को अगर आप लेके चले जाओगे तो सुख, सुख का कारक है तुला का। तुला का शुक्र है, सुख का कारक है। जी। यानी आप बुद्धि का विकास नहीं करवाए प्रॉपरली तो आपको दुख मिलेगा। यहां से भी आप अपने आप को सुधार नहीं पाए तो सुख की प्राप्ति आपको नहीं होगी। अगर आप अपने आप को विकास कर लिए तो सुख की प्राप्ति आपकी हो जाएगी। समझ आ रहा है? समझ आया भाई? यस सर। जी जी। तो अब देखो कितना, इससे ज्यादा और कितना सटीक बोला जा सकता है। ये डिकोडिंग करनी करो। एस्ट्रोलॉजी मतलब ये नहीं खाली हम सूत्र खाली याद कर लिए, कंठस्थ कर लिए, है ना, वो बता दिए, दैट इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। इसको डिकोड करना भी पड़ेगा आपको। केतु का भी वही बात है, जो राहु के समक्ष दिख रहा है आपको वही सेम केतु के समक्ष है। मैंने आज भी आपको प्रूव किया कि कुजबत केतु ऑलवेज, ये जो कहा गया है ये सही नहीं है। अगर सही होता तो एरीज का केतु अच्छा होता,
क्योंकि एरीज का वो मंगल का घर है और वहां पे केतु हानिकारक है। इसलिए कुजवत केतु भी कहना सही नहीं है। केतु कहाँ कहाँ कंफर्ट फील करते हैं अपने आप को। अभी तो थोड़ी देर पहले तो बताया था। बताओ, केतु धनु और मीन में बहुत अच्छा कंफर्ट फील करते हैं अपने आप को, और कन्या में नॉर्मल सर रहते हैं वो। कन, सर वृश्चिक में भी तो उच्च का बोलते हैं इसको। हाँ, बिल्कुल एक मत है, बट उस मत में मैं नहीं जा रहा था। वहां क्योंकि अच्छा मैं नहीं है मतलब। हाँ, मैं उस मत पे नहीं जा रहा था। बिल्कुल एक मत है जहां केतु को जो है दिया गया है, जैसे आ, राहु को 1 से 6 बेटर दिया गया है, वैसे केतु को भी जो है ना 6 से 12 बेटर दिया गया है। तो उस मत के अनुसार मंतेश्वर इत्यादि का जितने भी लोग हैं, वो सबका मत है कि केतु वृश्चिक में अच्छा होता है। लेकिन वास्तव जीवन में मैं तो देखा नहीं हूं। वास्तव जीवन में मुझे 2 ही जगह पे केतु कंफर्ट लगा, और दोनों की बृहस्पति की राशि है। एक मीन और दूसरा धनु। धनु में वो उच्च का होता है, वृश्चिक में नहीं। कारण क्या है, पहले लॉजिकली समझो इसको, कि उस मत को मैंने क्यों नहीं बोला। मैंने पहले ही बोला, एकदम शुरू का, क्लास की एकदम शुरुआत में बोला केतु ग्रहीता है, केतु लेता है, देता कुछ नहीं। आप गाली दोगे तो भी ले लेगा, आप आशीर्वाद दोगे तो भी ले लेगा। जैसे राहु हमेशा दाता होता है, वो देता है, भले स्टेट बदल के देगा। जिंदा सागर की लहरों पे आप कोई व्यक्ति चला गया तो वो पानी की वजह से मर गया, लेकिन वो राहु की वजह से नहीं मरा। राहु उसको वापिस तट पे लाके खड़ा कर देगा, गिरा देगा, भाई हम नहीं लेंगे। स्टेट बदल जाता है। जिंदा था, वापिस क्या मौत, मृत व्यक्ति को। केतु वापिस कुछ नहीं करता। केतु वो हलाहल पीने वाला, ये कंठ में धारण करने वाला। आप उसको दिन भर गाली दोगे, वो आपको वापस एक भी बात नहीं बोलेगा, चुपचाप बर्दाश्त करता रहेगा। लेकिन जिस दिन वो बोलेगा, समझ लेना ज्वालामुखी फट गया है। बोलेगा कब? जब केतु यहां पे आ जाए, वो बोलेगा। क्योंकि एरीज का केतु हानिकारक है। हानिकारक उस सर जातक के लिए नहीं ओनली, हानिकारक वो समाज संसार के लिए भी है। जब आप किसी व्यक्ति के पीछे बहुत ज्यादा लग जाते हो, कभी ना कभी उसके दीवार में अगर पीठ ठीक टिक जाता है, वो वापिस आता है ना लड़ने के लिए। जी, क्या बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सर एरिस के अंदर केतु को जो खराब माना गया है, इससे अगली राशि में वो बढ़िया माना गया है मीन के अंदर। जी। यहाँ से एरिस से वो मीन में जाएगा सर। जी। तो सर मेरे को जो समझ में आता है कि यहाँ पे वो केतु क्या कटाव करता है, यानी कि आदमी अपने ऊपर ध्यान नहीं देगा, और सामने राहु 7th पे पहुंचा है, वो हर चीज प्यार की तरफ भगेगा, तो उसे चाहिए मोक्ष। लेकिन यहाँ पे वो मोक्ष राहु जो है, जब वो प्यार की तरफ भगेगा तो वो उसको दिक्कत वहां पे हो रही है कि उसे मोक्ष चाहिए, वो कहता है नहीं मैं तुम्हें प्यार दूंगा, देखिए एक सुंदरता की तरफ भगाएगा, और वो वहां पे उसको दिक्कत होगी सर। जी। 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 वाह, गुड।
आप सही पकड़े हैं। और ऐसे सर ये 9th के अंदर राहु, वो धर्म के विरुद्ध काम कराएगा उसे। वो जो है सामने 3rd में केतु उसको दिक्कत दे रहा है, केतु जी को दिक्कत दे रहा है। जी ये वजह हो सकती है ये। जी और सर यहाँ पर क्या है, 9th 11th में केतु को कर्म अच्छे चाहिए, लेकिन जी यहाँ पे वो अपनी इच्छाओं के लिए वो गलत काम करेगा, जी। तो उसका इफेक्ट सामने पड़ेगा सर। चलो, केतु के आपके और बातों को मैं और इन डिटेल, थोड़ा इन डेप्थ में ले जा रहा हूं। केतु कौन कौन सी ये इसको प्राप्त है? एक अश्विनी, दूसरा मघा और तीसरा मूला। हाँ जी सर। केतु के 3 नक्षत्र हैं। मालिक कौन कौन से हैं? एक है मंगल, उस राशि के। हाँ, पहले मंगल, और फिर दूसरा सर सिंह, सूर्य, और अपना सूर्य। और तीसरा वो हो तीसरा गया आपका बृहस्पति। गुरु। तो अब केतु क्या है ना, ग्रहिता है, दाता नहीं है। तो ग्रहिता में सूर्य से वो जितने रोशनी, सूर्य का मतलब क्या है? प्रकाश। अब प्रकाश तो कहीं का भी हो सकता है ना, ज्ञान का भी हो सकता है। जी सर। तो ज्ञान का प्रकाश वो लेगा, कंफर्ट फील करता है। धनु में, धनु में वहां विजडम है। विजडम, आत्म कारक ज्ञान, जहां पे अंतरात्मा की वृद्धि होती है, वो लेता है, कंफर्ट फील करता है। कंफर्ट, बिल्कुल सर। लेकिन अश्विनी में कंफर्ट फील नहीं करता। अश्विनी में, अश्विनी है उसका ग्रह। सर, क्या मिथुन, तुला और कुंभ लग्न के जातक के लिए राहु पॉजिटिव फल दे सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। फल के लिए आपको 9 के 9 ग्रह को देखना पड़ेगा सुमित जी। हाँ, तो यहां देखो, अश्विनी में वो कंफर्ट फील क्यों नहीं करता? अश्विनी में प्रखरता होती है। एक तो केतु जो है ना, संभाल कर चलने वाला एक ग्रह है। अनुज, बहुत ध्यान से सुनना बाबा, जी सर। समझ में आ जाएगा। केतु जो है ना, ध्यान से चलने वाला ग्रह है। मंगल क्या है? तेजी चलने वाला राशि है, चर राशि, मेष। तो मान लो, अगर मैं एक्सपीरियंस साथ लेके आपके साथ चलना चाहता हूं और आप तेज भाग रहे हो, तो मुझे एक्सपीरियंस कहां मिलेगा? मुझे तो आपके साथ भागना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं आपके साथ भाग रहा हूं। मान लीजिए आप और हम दोनों किसी जगह जॉगिंग कर रहे हैं, मुझे आपसे बात करनी है। आप जितना तेज भागोगे, मुझे भी तो उतना ही तेज भागना पड़ेगा ना, तभी ना आपसे बात बिल्कुल। वार्तालाप कंटिन्यू होगा। लेकिन मेरा तो आशा ये था ना कि हम जहां जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, पूरा वातावरण को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो हम आपके ऊपर रूस तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन मन में तो कहीं ना कहीं क्षीणता रहेगी। क्या अनुज, आप इतना क्यों भाग रहे हो? हमको थोड़ा आसपास का नजारा भी तो देखने दो। मन में तो ये होगी ना बात। बात समझे? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये कंडीशन है, ये कारण है सुमित जी। कोई भी ग्रह कहीं पे भी अच्छा, कहीं पे भी बुरा नहीं होता। सुमित जी, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। कोई भी जी ग्रह सर, जी सर, कहीं पे भी बुरा और कहीं पे भी अच्छा नहीं होता। ये सिर्फ जी सर। वेव लेंथ को समझाने के लिए बातें होती